Hello friends. Today we will discuss Kuno and Chamberlain model. So let's get started, and I have covered the information that usually asked in UGC NET exam. So I have considered all the important points that can be asked in UGC NET. So keep in that in mind. Okay, let's get started. The first one is Kuno model. ये सारे ओलिगोपोली मार्केट के फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च करी. सो फर्स्ट वन इज कुन्नो मॉडल जो दिया था ऑगस्टिन कुन्नो ने इन 1838 में. कई बार सन भी पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि ओलिगोपोली में कौन से मॉडल्स आए, किस किस सन में आए, उनका क्रोनोलॉजी बता दो, या कौन किसका एक्सटेंशन है, किसने क्या इम्प्रूवमेंट करी, वो सारी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सबसे पहले मैं दो मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहला है कुन्नो मॉडल. सो इट इज एन ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल. आई होप कि आप लोगों को पता है ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स क्या होती है. ओलिगोपोलिस्टिक फर्म इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ फर्म्स लिमिटेड होती हैं, मतलब कम होती हैं, 4-5 हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, लार्ज फर्म्स होते हैं, उनका मार्केट शेयर ज्यादा होता है. नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं लेकिन उनका साइज ज्यादा होता है. ओके, इन विच देयर एग्जिस्ट टू फर्म्स that determine their output simultaneously keeping prices constant. अब जो ये कुन्नो मॉडल है, इन कुन्नो ने सबसे पहले एक मार्केट को स्टडी किया, और इन्होंने कौन सी मार्केट को स्टडी किया? मिनरल वाटर की. उसके ऊपर इन्होंने जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशंस फेस करी, ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये अपने मॉडल में अपने नाम से उसको लिख दिया कि ये है इसमें. तो इन्होंने कहा कि इसमें दो फर्म, जनरली टू फर्म्स, कुन्नो मॉडल की बात आती है, आ सकती हैं और भी फर्म्स क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल है, लेकिन जनरली इसमें टू फर्म्स होती हैं जो कि अपने आउटपुट को साइमल्टेनियसली अपने मर्जी से डिटरमाइन करती है, और प्राइजेस को ये कांस्टेंट रखती है. प्राइजेस क्यों कांस्टेंट रखते हैं? क्योंकि ये मिनरल वाटर की बात कर रही है. ठीक है, तो उसका प्राइस तुम्हारा सेम होगा क्योंकि एक तरह से कंपटीशन है फर्म में, कोई मोनोपोली नहीं है कि तुम कोई भी प्राइस सेट कर दोगे. तो इसलिए प्राइजेस का इसमें कंपटीशन नहीं होता, इसमें आउटपुट का होता है कि कौन फर्म कितना ज्यादा बेचना चाहती है आउटपुट इन द मार्केट. The second one is these firms steal market share by altering their output source. क्योंकि ये prices और quantity दो चीजें होती हैं, तो अब इसमें ये अज्यूम किया गया है कि प्राइस तुम फिक्स रखोगे, प्राइस को चेंज करोगे नहीं, तो क्वांटिटी ही एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसी चीज है जिसके चलते तुम अपना मार्केट शेयर को फ्लक्चुएट कर सकते हो, अपना मार्केट शेयर पे बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो. ओके, सो फीचर्स क्या है इसके? ईच फर्म फेस अ लीनियर मार्केट डिमांड कर्व. ये एज्यूम किया गया है कि लीनियर डिमांड कर्व होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, और लीनियर रिलेशनशिप है इंक्रीज और डिक्रीज में. प्राइस डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. बोथ फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स क्यों बोले हैं? क्योंकि इन्होंने किस मार्केट पे स्टडी किया है? मिनरल वाटर की. कई बार पूछा जाता है कि कुन्नो मॉडल जो है किस इंडस्ट्री पे बेस्ड है या किस इंडस्ट्री की ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए मिनरल वाटर के अजम्पशंस पे बेस्ड है. तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल है कि वाटर जो है दोनों फर्म्स के पास वो बराबर है, सेम है. कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिकल है, उनका कॉस्ट जितना उन्हें वाटर लाने में लगता है, एक्सट्रैक्शन में लगता है, वो सेम है, और मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल जो कॉस्ट लगती है और लीटर्स ऑफ वाटर लाने के लिए, वो अज्यूम किया गया है कि जीरो है. इनकी अजम्पशन में, कुन्नो की अजम्पशन में ये जीरो माना गया है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी हमें अज्यूम कर लेंगे कि जीरो है. अगर लिखा होगा जब भी करेंगे, अदरवाइज जो गिवन है सो गिवन है. लेकिन इन्होंने अजम्पशन में जब ये मॉडल बना, एज्यूम इन्होंने करा कि एक्सट्रैक्शन, जो वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो जीरो है, हम ये अज्यूम करते हैं. Each firm assumed that the rival firm would continue to produce the same output as in the last period.
अब इसमें ये चीज है कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो मार्केट है, ये 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और ये 15 यूनिट्स करता है इन पीरियड 1, तो इसमें कुन्नो ये अज्यूम करता है कि सेकेंड पीरियड में फर्म ए कंटिन्यू करेगा अपने 10 यूनिट्स को, और हम डिटरमाइन कर लेंगे दूसरी यूनिट्स, मान लो मैंने बढ़ा दी। ऑन दी अदर हैंड अगर ए को चेंज करना है तो ये अज्यूम करेगा कि ये जो पिछली 15 यूनिट्स बी प्रोड्यूस कर रहा था वो इस बार भी यही करेगा, तो मैं अपनी ऑल्टर कर लूंगा। यानी कि हर एक जो फर्म है वो अज्यूम करता है कि जो दूसरे का आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर दो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में अगर 10 और 15 है, तो कुन्नो के अकॉर्डिंग अगर ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए अगर सेकंड का डिसाइड कर रहा है, तो वो ये अज्यूम करेगा कि बी 15 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेगा और मैं जितना मैं करना चाहता हूँ। सिमिलरली सेकंड पीरियड में अगर बी सोच रहा है चेंज करने को, तो वो ये अज्यूम करेगा कि ए जो है फर्स्ट पीरियड में 10 कर रहा था, तो इस पीरियड में भी 10 ही करेगा। ठीक है, ये इनकी अजम्पशंस हैं कि दूसरा जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो वो अपने लास्ट पीरियड में कर रहा था। और फर्म्स इसमें मानी जाती कि वो नेव है, यानी कि मतलब इनोसेंट है, वो डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ भी लर्न नहीं करती। ये पूछा गया है यूजीसी नेट में कि इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट, इन विच मॉडल द फर्म्स एक्ट एज नेवली, फर्म एक्ट नेवली। मतलब नेव मतलब सो इनोसेंट कि वो ये नहीं देखती कि सीखती नहीं है कि लास्ट पीरियड में हमें लॉस हुआ था तो इस पीरियड में दूसरा भी आउटपुट चेंज कर सकता है, अच्छे से बिहेव कर सकता है। लेकिन नहीं, ये अज्यूम करती हैं कि फर्म जो राइवल फर्म है वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज इन द लास्ट पीरियड, जो लास्ट पीरियड में है वो ही वो कंटिन्यू करेगा। दोनों फर्म एक दूसरे के लिए यही चीज सोचती रहती है। ठीक है, नाउ अब कुन्नो मॉडल को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ग्राफ है। फर्स्टली मान लो कोई भी नहीं है मार्केट में, फर्म ए एंटर करा मार्केट में एंड सीज दैट द टोटल डिमांड, जो मार्केट डिमांड है वो डीडी है, ये पूरा डिमांड है, अब मार्केट की डिमांड पूरी है। सो अब एक बात बताओ, आप कोई भी हो, मान लो फर्स्ट वन हो एक मार्केट में एंटर करने को, और आपको पूरा डिमांड आपको दिख रही है, भाई मार्केट मेरी ये है, आप कहाँ पे प्रोड्यूस करोगे? जहां पे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है? जहां पे टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम होगा। टोटल रेवेन्यू आपका कहाँ पे मैक्सिमम होता है? जहां पे एमआर आपका 0 होगा, है ना? तो हम वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे जहां पर हमारा एमआर 0 होगा, यानी कि एमआर होता है यूं हाफ एमआर, एमआर 0 है यहाँ पे, तो इससे जहां पे ये इंटरसेक्ट करा तो मैं इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करूंगा क्वांटिटी। ये मेरा प्राइस हो गया और ये वाली मेरी क्वांटिटी हो गई। सो इन द सेम वे डी इज द डिमांड कर्व। जब फर्म 1 एंटर करी, उसने देखा कि डी इज द टोटल डिमांड, सो मैं वहां पे प्रोड्यूस करूंगा जहां पे मेरा टीआर मैक्सिमम होगा, यानी कि एमआर हमारा 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट। तो यहाँ से मैंने ऊपर ड्रॉ करा सी, तो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है डिमांड कर्व पे जहां पे फर्म ए विल प्रोड्यूस इट्स आउटपुट एट प्राइस पीएम एंड क्वांटिटीज क्यूएम। ठीक है, तो मार्केट एंटर, सीधा टोटल डिमांड डीडी है, प्रोड्यूस करेगा हाफ, वेयर एमसी आपका 0 है, एमसी एज्यूम करा हुआ 0 है, तो यहाँ पर एमसी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही टच कर रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस और एमसी बराबर है, तो एमआर एमसी जहाँ पे इक्वल होगा वहां पे प्रॉफिट तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो एमआर एमसी कहाँ पे मैक्सिमम हुआ? इस पॉइंट पे, तो इससे हमारा ये निकल गया कि एमआर हमारा 0 है और एमआर एमसी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई हमारी ओ एक्स एम, यही वाली ओ एक्स एम, एंड प्राइस हो गया पीएम। नाउ बी एंटर्स, अब इसने पूरी आउटपुट था इसके पास ओ से डी तक, फर्म 1 एंटर करी और उसने ओ एक्स एम को प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओ एक्स एम तक उसने प्रोड्यूस कर लिया।
यहाँ तक क्वांटिटी फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है। अब उसने देखा कि यहाँ तक तो प्रोडक्शन हो गई, अब जब फर्म बी एंटर करेगी उसे दिखेगा बस ये वाली डिमांड बच रही है, मार्केट डिमांड। सब वो भी वहीं प्रोड्यूस करेगी। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा? जहाँ पे एम आर एम सी इक्वल होगा, और एम सी हमारा ये है, डिमांड हमारी ये है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एम आर बनाती हूँ तो ये वाला एम आर बनेगा। ये कहाँ इंटरसेक्ट करा है? यहाँ पे, तो मैं इतना प्रोड्यूस करूंगी। प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएंगे तो प्राइस हो गया P, क्वांटिटी हो गई B, जहां पे एम आर एम सी इक्वल है। तो अब फर्म B प्रोड्यूस करेगी XM और B आउटपुट। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। फर्म A एंटर हुई, उसने देखा कि DD जो है हमारा टोटल ये डिमांड है, तो उसने हाफ प्रोड्यूस कर लिया। जब फर्म B आई तो उसको दिखा कि इतनी डिमांड रह गई है, तो अब वो भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, यानी कि एम आर एम सी जहाँ पे इक्वल होगा। एम सी हमारा एक्स एक्स, इसको आप अलग भी बना सकते हो, ऐसा ही बनेगा ये कि अब यहाँ पे सी और डी है टोटल डिमांड, एम सी हमारा यही है एक्स एक्सिस। तो एम आर हम बनाएंगे, ये एम आर आ गया, तो एम आर एम सी यहाँ पे इक्वल है, तो यही ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे प्राइस है आपका पी और क्वांटिटी है आपकी बी। सो आपका फर्म बी प्रोड्यूस करेगी XM और B यूनिट्स। सो ये लिखा हुआ है फर्म बी एंटर एज्यूम A विल नॉट चेंज द आउटपुट फ्रॉम OXM। यही अजम्पशन है कि हर फर्म ये अज्यूम करती है कि जो लास्ट फर्म है हमारी, जो राइवल फर्म है, वो वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जो वो पहले कर रही थी। तो इन्होंने भी यही अज्यूम करा बी ने कि A तो अपना OXM ही प्रोड्यूस करेगी, और कंसीडर कर दिया रिमेनिंग डिमांड फंक्शन CD, और वो प्रोड्यूस करेगा CD का हाफ। तो इक्विलिब्रियम हो गया XMB एंड प्राइस हो गया OP। देयरफॉर टोटल क्वांटिटी जो सप्लाई हुई है इस पूरी मार्केट में वो कितनी हुई है? OXM बाय A, XM और B ये बाय B, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? OB। ठीक है। Now important point जो कुंडा मॉडल के हैं, the first one is the final equilibrium will be reached in which each firm produces 1 by n plus। ये अब आपका एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो, उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन यूजीसी नेट में ज्यादा आते हैं तो उनमें यही फॉर्मूला ज्यादा पूछे जाते हैं कि कुंडो मॉडल में हर एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अगर टोटल शेयर, टोटल नंबर ऑफ फर्म्स 10 है तो हर एक फर्म कितना प्रोड्यूस करेगी। तो हमें ये पता है अगर n 10 फर्म्स हैं तो हर एक इंडिविजुअल फर्म 1/10 प्लस 1 यानी कि 1/11 ऑफ टोटल आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। एंड टुगेदर, अगर टुगेदर कितने करेंगी? अगर एक फर्म इतना कर रही है तो n नंबर ऑफ फर्म n इंटू 1 करेगी। अब जैसे ये एक फर्म कर रही है, अगर मैं कहूँ 10 फर्म कितना करेगी, तो वो ऑफ कोर्स है 10/11 पूरे मार्केट शेयर इतना कवर कर लेगी। ठीक है। तो ये बेटर है कि आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे पीछे पीछे जो था 2 फर्म्स थी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक फर्म कितना टोटल क्वांटिटी का प्रोड्यूस करेगी या सप्लाई करेगी, तो आप कहोगे 1/2 फर्म्स थी, तो 2 + 1 यानी कि 1/3 पोर्शन आउटपुट का सप्लाई करेगी। और टोटल मार्केट में कितना सप्लाई करेगी अगर 2 फर्म्स है, तो इसी को ही हम कर देंगे, ये एक फर्म कर रही है तो 2 फर्म्स है, इंटू 2 कर दो यहाँ पे, तो ये 2/3 आ गया। या यूं कर दो n/n+1 यानी कि 2/3, कैसे भी निकाल लो, एक ही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना कि कुंडो मॉडल में हर एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर n नंबर ऑफ फर्म्स क्वेश्चन में गिवन है तो हम निकाल सकते हैं कितना वो मार्केट शेयर को एक्वायर करेगी। ये नहीं होता कि अगर 10 फर्म्स हैं और आपसे बोलें कि 10 फर्म्स कितना करेगी, तो आप कहोगे अगर n 10 है और 10 की 10 फर्म ऑपरेट कर रही है तो टोटल आउटपुट जो है कंप्लीट होगा, कुछ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक फर्म प्रोड्यूस करेगी MR=MC पे, टोटल क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी पूरी डिमांड के, कुछ ना कुछ कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। The second one is individually each firm is maximizing its profit but industrial profit is not maximized। यहाँ पर आपने देखा हर एक जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है बाय प्रोड्यूसिंग एट MR=MC पे,
लेकिन हर एक फर्म यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ये कह रहे हैं इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है और सिर्फ फर्म्स का हो रहा है। फर्म्स आर नेव एंड डोंट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कुन्नों में ये है कि फर्म जो है वो इतनी इनोसेंट है कि वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं कर रही। अगर दे बिकम क्लेवर देन दे एक्ट एज अ मोनोपोली। अगर ये क्लेवरली मतलब बिहेव करें, एक्ट करें, तो ये मोनोपोली बना सकते हैं और क्वांटिटी हाफ प्रोड्यूस कर सकते हैं और हायर प्राइस पे बेच सकते हैं, जो कि मोनोपोली का फीचर है। If more firms are there, closer it will be to be a perfectly competitive। ये आ सकता है कि कुन्नो मॉडल में मान लो आपके पास 2 नंबर ऑफ फर्म्स हैं, 2 फर्म्स हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा फर्म्स एंटर होती गई, नई नई फर्म्स आती गई, तो कुन्नो मॉडल कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है? तो ये कह रहे हैं अगर ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आती गई मार्केट में तो ये परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म बन जाएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना है, और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे नीव होती है फर्म्स, ये मैंने बता दिया। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हर एक फर्म, इंडिविजुअल फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। कुन्नो गिव्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्टिकीनेस रहती है ना, प्राइजेस फर्म्स चेंज करती जल्दी, और क्वांटिटी एमआरएमसी जहाँ पे होता है वहां पे वो डिटरमाइन करती है। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ से कोई ये स्विच नहीं होते कि एक बारी में हम 10 यूनिट्स, अगली बारी में हम 20 यूनिट्स क्यों चेंज करेंगे जब ऑलरेडी दे आर प्रोड्यूसिंग एट एमआर इज इक्वल टू एमसी पे। तो इसमें स्टिकीनेस आ जाती है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये क्लोज्ड मॉडल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इजीली नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती। क्यों? कोई भी नई फर्म एंटर जब करती है जब उसे स्कोप दिखता है प्रॉफिट अर्न करने का, लेकिन अगर वहां पे एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एट देयर पीक, जहां पे वो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर रही है, तो उनसे compete करना न्यू फर्म के लिए मुश्किल होता है। तो ये एज अ क्लोज्ड मॉडल इसमें माना जाता है क्योंकि जल्दी से कॉम्पिटिटिव फर्म नहीं एंटर हो पाती अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एट एमआर इज इक्वल टू एमसी और दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। सो इट इज स्टेबल एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत याद होने चाहिए कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कुन्नो के फीचर हो गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर ज्यादा फर्म्स एंटर करती है तो ये परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म बन जाती है। फर्म्स यहाँ पे नीव होती हैं। इंडिविजुअल फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, लेकिन इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाता है। और नंबर ऑफ फर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो हर एक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, और टुगेदर पूरी मार्केट अगर हो जाए तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ओके, नाउ रिएक्शन फंक्शन इन कुन्नो मॉडल आर स्टीपर टू राइवल्स एक्सेस। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया है, अगर मान लो रिएक्शन फंक्शंस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुन्नो मॉडल का एक न्यूमेरिकल करवाया था, तो उसमें हमने रिएक्शन फंक्शंस निकाले हैं। उसमें आप अगर यूं देखना चाहो तो मैंने BR1 और BR2 निकाला है। तो जब आप BR1 निकालोगे ना तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा जो कि स्टीपर होगा, और इसकी साइड, राइवल की साइड पे ज्यादा वो टच करेगा, और जिसका BR है वो कम होएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप BR1 का देखोगे ऐसा मिलेगा, और यहीं पे अगर मैं BR2 बनाऊं तो वो मेरा बनेगा ऐसा राइवल की तरफ, मतलब वो ज्यादा बेंड करा होगा। यहाँ पे ये राइवल होगी, BR2 है तो सेकंड फॉर्म का है, तो वो X1 की तरफ ज्यादा स्टीपर होगा। ये आप खुद चेक करिए क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल कराया जिसमें मैंने BR1 और BR2 की इक्वेशंस निकाली है। आप उन इक्वेशंस को ग्राफिकल बनाइए तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रिएक्शन फंक्शन है कुन्नो मॉडल में वो स्टीपर होते हैं किसकी तरफ, राइवल एक्सेस की तरफ। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज करके बता सकते हैं कि मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ आया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको क्लैरिफाई अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ एडिशनल आपको पूछना है और इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो भी आप कमेंट सेक्शन
यूज करके बता सकते हैं कि मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा समझा दीजिए, एंड सो ऑन। ओके, नाउ मूविंग ऑन। Chamberlain and Stackelberg are the original extensions of the Kuno। मैंने पूछा ना, ये वाले ऐसे पॉइंट्स बहुत ज्यादा यूजीसी नेट में आने के चांसेस होते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं कि कुन्नो मॉडल के एक्सटेंशंस कौन से। एक्सटेंशंस क्या होता है, मतलब मॉडल यही है, इसी को ही यूज करके इकोनॉमिस्ट ने और एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया इसमें कि आपके में ये दिक्कत है, ये इसका और एडवांस वर्जन हो गया। तो वही एक्सटेंशन है इसके चैम्बरलिन और स्टेकलबर्ग, ये दोनों इसके एक्सटेंशंस हैं। हाउ चैम्बरलिन्स मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ कुन्नो। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि चैम्बरलिन जो है कुन्नो का एक्सटेंशन है। अब आप कहेंगे क्यों है, तो आपको मैंने अभी कुन्नो मॉडल की पूरी एक्सप्लेनेशन बताई है इस ग्राफ को यूज करके। वही एक्सप्लेनेशन फॉर्म ए एंटर करी मार्केट में, उसने देखा पूरा डिमांड है डीडी, तो उसने हाफ इसका प्रोड्यूस करा जहां पे एमसी 0 है और एम आर एम सी इक्वल है, तो वो प्रोड्यूस करी है ओ एक्स एम पे। फर्स्ट मैंने यही बताया, और पीएम प्राइस ये। नाउ जब बी एंटर हुई, उसे दिखा इतनी डिमांड लेफ्ट है, तो उसने इसके अकॉर्डिंग एम आर एम सी को इक्वेट किया और उसने प्रोड्यूस कर दिया एक्स एम बी एंड प्राइस हो गया ओपी। यहाँ पर आपका टोटल सप्लाई आ गया ओ एक्स एम और एक्स एम बी, यानी कि टोटल बी इज द क्वांटिटी और प्राइस हो गया पी ओ पी एम और ओपी। यहाँ पर आपका बात हुई तो कुर्नो मॉडल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहां से चैम्बरलिन आता है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, ये मैंने पीछे बताया कि फॉर्म्स इन कुर्नो मॉडल आर नेम, they don't learn from their past mistakes or so on, but चैम्बरलिन इसका एक एक्सटेंशन इसलिए है क्योंकि चैम्बरलिन ने बोला firms are not naive, they learn from their previous mistakes, they are clever। so उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर नाउ बी इज सेलिंग एट लोअर प्राइस। अब आपने देखा कि मैंने कॉर्नो में आपको बताया था ओपीएम पे पहली फर्म ए सेल करेगी और ओपी पे सेकंड फर्म सेल करेगी। अब आप एक बात, तो एक दो फर्म्स ए एंड बी फर्म्स है, ए बेच रही है ओपीएम पे और वही चीज बी बेचेगी ओपी पे, तो क्या कोई ए से खरीदना चाहेगा? अगर वाटर है, वाटर को एक फर्म 10 रुपीज में बेच रही है, दूसरी फर्म वही चीज 5 में बेच रही है, तो क्या आप फर्म ए से मिनरल वाटर 10 रुपीज में लोगे जब पास वाली फर्म 5 में सेल कर रही है? नहीं लेंगे, ऑब्वियस है ये चीज। सो वही चीज चैम्बरलिन ने बताई कि B is selling at lower price, so market price falls to OP, firm A will reduce the price, अब firm A भी reduce करेगी, अदरवाइज उसके पास कोई भी जो कंज्यूमर है वो खरीदने आएगा ही नहीं। सो फर्म्स आर नॉट नेव इन चैम्बरलिन मॉडल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द कुन्नो मॉडल। नाउ A saw that B has taken the CD portion। अब पहले ए ने डिसाइड किया ओ एक्स एम, फिर बी ने देखा और वो प्राइस इस पे कर रही है। अब नेक्स्ट पीरियड आया कि फर्म बी तो इतना मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है, पहले फर्म ए के पास था पूरा, बी आया उसने ये देखा और इसने ये कैप्चर कर लिया। अब ए की बारी दोबारा आ गई, अब वो देखेगी सीडी तो कैप्चर है, अब मेरे पास कितना बचा है, यही बचा है। अब वो इसको सोचेगी कि ये मेरा पूरा मार्केट डिमांड कर रहा है, अब मैं वहीं प्रोड्यूस करूंगी जहां पर वही एम आर एम सी इक्वल हो, प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम हो। तो अगर मैं इसका डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग बस अपर पोर्शन को लूं और डी सी, तो मैं भी एम आर ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे प्राइस वही माना जाएगा जो एम सी का है, तो यहाँ पे इसका हाफ प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एम आर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, बस वो हाफ ओ ए। तो यही है। नाउ ए सो दैट बी हैज टेकन सीडी पोर्शन ऑफ द डिमांड कर, नाउ लेफ्ट विद डीसी, सो फॉर्म ए विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ डीसी, डीसी का हाफ प्रोड्यूस करेगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी जो पहले ओ एक्स एम थी, अब वो ओ एक्स एम से ओ ए हो गई बस, क्योंकि वो जितना डिमांड है उसका हाफ प्रोड्यूस करेगी।
एंड प्राइस हो गया ओपी। बेचेगी किस पे? उसी प्राइस पे जो कॉम्पिटिटर फर्म ऑलरेडी सेल कर रही है, अदरवाइज तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। नाउ टोटल आउटपुट कितना हुआ? ओ ए जो ए फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ओ एक्स एम बी जो फर्म बी प्रोड्यूस कर रही थी, और यहाँ पर एम आर है ये इसके हाफ हाफ हाफ। आपको पता है डिमांड और एम आर जो है वो इनका जो एक्सेस होता है वो बिल्कुल हाफ होता है, एम आर डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो ओ ए की लेंथ है, ए एक्स एम बी की लेंथ है, एक्स एम बी की लेंथ है, बी और डी की लेंथ है, ये सारी इक्वल है। सो ओ ए और ए एक्स एम हम इसको लिख सकते हैं जैसे एक्स एम बी और ए एक्स एम इक्वल है, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, और ए एक्स एम और ओ ए दोनों बराबर है। तो हम मतलब हर एक चीज को जब सारी इक्वल हैं, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों इक्वल हैं, तो मैं अलग अलग की बजाय एक ही उसमें लिख सकती हूँ ना, अपने आप को क्लियर कट आंसर निकालने के लिए। एक बारी और बताती हूँ मैं आपको। मैं कह रही हूँ ये वाला जो एरिया है ये इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, चारों इक्वल पोर्शन में बटी हुई है। तो मैं कह रही हूँ फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है ये, और फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है ये। तो मैं जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको इधर ये वाला पोर्शन लिख सकती हूँ। अगर ये वाला पोर्शन लिखूंगी और ये वाला लिखूंगी, दोनों ऐड होके हो गया ओ एक्स एम, है ना। सो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ गई ओ एक्स एम। इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट क्वांटिटी जो है वो पहले ओबी थी, कुर्नों में थी ओबी, क्योंकि फर्म ए प्रोड्यूस कर रही थी ओ एक्स एम और फर्म बी प्रोड्यूस कर रही थी एक्स एम बी। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी होगी ओ एक्स एम हाफ क्वांटिटी, क्योंकि फर्म ए लेस प्रोड्यूस कर रही है। तो आपकी क्वांटिटी हो गई ये। सो जब क्वांटिटी तुम कम बेचोगे तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, तो प्राइस यहाँ पे पीएम तक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्वांटिटी हमने पहले मार्केट क्वांटिटी ज्यादा थी, एक फर्म कम प्राइस पे बेच रही थी, दूसरी ज्यादा पे बेच रही थी। अब जब क्वांटिटी मार्केट की क्वांटिटी कम होगी तो ऑफकोर्स कम क्वांटिटी हम बेचेंगे तो हम प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, मोनोपोली कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? ये मोनोपोली की क्वांटिटी और प्राइसेस नहीं आ गए कि मोनोपोली में अगर हम देखें तो वो ये ऐसे ही करता था, डिमांड कर्व ये है, एम आर ये है, तो एम आर एम सी जहाँ पे इंटरसेक्ट करे ऊपर से ये करा, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। सो वही चीज यहाँ पे हुई है, क्योंकि एम सी यहाँ पे ये है, एम आर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्राइस हमारा पी एम है, क्वांटिटी हमारी क्यू एम है। सो दे आर प्रोड्यूसिंग एट मोनोपोली आउटपुट। प्राइस वॉर कंटिन्यू करती रहेगी जब तक फर्म नहीं पहुंच जाते अपने स्टेबल और मोनोपोली प्राइसेस पे। अब यहाँ पे एक फर्म दूसरी ने देखा कि हाँ भाई उसने प्राइस कम कर रखा है, अगले में वो आउटपुट कम कर देगी और प्राइसेस को भी कम करेगी, फिर दूसरी फर्म देखेगी हाँ ऐसे, तो ऐसे ऐसे कंपटीशन चलता रहेगा जब तक हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। और वो कौन सा होगा? जो मोनोपोली का प्राइस और क्वांटिटी होता है। तो ये याद रखना कि कुन्नो के अकॉर्डिंग फर्म्स नेव थी, लेकिन चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग फर्म्स नेव नहीं थी, वो क्लेवर थी, वो एक दूसरे को देख के समझ रही थी कि हम। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको पीछे स्लाइड में ये बोला कि कुन्नो फर्म अपने पर्सनल ईच फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, इंडस्ट्री को नहीं मैक्सिमाइज कर पाती। क्यों इंडस्ट्री को इसलिए नहीं मैक्सिमाइज कर पाती? क्योंकि वो मोनोपोली आउटपुट पे नहीं प्रोड्यूस करती। इंडस्ट्री का प्रॉफिट तो ऐसे ही मैक्सिमाइज होगा ना जब वो मोनोपोली का आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और प्राइस ज्यादा हायर करेगी। लेकिन कुन्नो में फर्म्स अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है और नेवली एक्ट करती हैं, लेकिन चैम्बरलिन में फर्म्स क्लेवर होती हैं और वो मोनोपोली आउटपुट और मोनोपोली प्राइस पे ऑपरेट करती हैं। नाउ डिफरेंस क्या है फाइनल आउटपुट कुन्नो में और चैम्बरलिन में? पहले कुन्नो आ गया 1838 में। जनरली देयर आर टू फर्म, जनरली लिखा है मैंने, इट इज नॉट कि हमेशा टू फर्म्स रहेगी। तो ईच फर्म सेल करेगी 1/n+1, जो मैंने बताया था आपको, तो 1/3 ऑफ टोटल मार्केट आउटपुट। टोटल इंडस्ट्री का कितना हो गया?
अगर 2 फर्म्स है तो 1/3 1/3 2/3। अगर इसका फॉर्मूला करूं तो हर एक फर्म का 1/n+1 और इंडस्ट्री का n+1। Firm in this model maximize their own profit but do not lead to maximize industrial profit, नहीं maximize हो पाता। वही चैम्बरलिन 1933 में आया, इसके अप्रॉक्स 100 years के बाद। अगर 2 फर्म्स होंगी तो ईच फर्म सेल करेगी 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड, मतलब उसका भी हाफ। सो इंडस्ट्री होगी 1/4 1/4 2/4, यानी कि हाफ ऑफ द मार्केट डिमांड का पूरा हाफ कर देंगे, यानी कि मोनोपोली आउटपुट पे वो प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे फर्म लर्न करती हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और कम क्वांटिटी बेचेंगी एंड एट हायर प्राइस बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर इंटरडिपेंडेंस। अपनी फर्म्स आपस में एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस जब उनको रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो वो हायर प्राइस चार्ज करेगी, सप्लाई कम करेगी और इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगी। इन दिस मैनर दे बोथ जॉइंटली एक्ट एज अ मोनोपोली विदाउट कोल्यूजन। उन्होंने आपस में जिक्र नहीं किया, उन्होंने आपस में डिसाइड नहीं किया कि हम कोल्यूड कर रहे हैं, बट जब वो अपनी इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो वो ऐसे करती हैं कि हम प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे, क्वांटिटी कम, तो एक्ट एज अ मोनोपोली विदाउट कोल्यूजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट चैम्बरलिन के, इफ फर्म्स बिहेव नेवली एंड डोंट रिकॉग्नाइज, नहीं कर सकती अगर अपने म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, दे विल मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, जो कि तो ये वाली लाइन बता रही है कुन्नो मॉडल कि अगर बिहेव करती नेवली और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती तो वो अपना अपना प्रॉफिट, हर फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेती है और इंडस्ट्री का नहीं होता, कंसीडरिंग द अजम्पशन दैट राइवल कीप्स आउटपुट सेम। ये अजम्पशन करके कि अगर राइवल फर्म आउटपुट सेम रख रही है और हम इंटरडिपेंडेंस को नहीं समझ पा रहे हैं और नेवली एक्ट कर रहे हैं, तो हम पहुंच जाएंगे कुर्नो मॉडल पे, कि जहाँ पे फर्म ये अज्यूम करे दूसरा जो फर्म है, राइवल फर्म है, वो वही आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा जो वो पहले कर रहा था, और इन्होंने अपनी इंटरडिपेंडेंस को नहीं रिकॉग्नाइज किया और नेवली एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर फर्म्स नेवली एक्ट कर रही है, अपनी इंटरडिपेंडेंस नहीं कर पा रही और वो अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है और इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि प्राइजेस सेम है, यहाँ पे था ये अज्यूम कर रहे क्वांटिटी सेम है तो हम कुर्नो पे आए थे, अगर यहीं अगर प्राइस हम सेम लेते हैं तो हम पहुंचेंगे बर्ट्रेंड इक्विलिब्रियम पे। बर्ट्रेंड के ऊपर भी जैसे मैंने कुर्नो का एक आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बर्ट्रेंड इक्विलिब्रियम का एक फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो अगर आप आगे यूजीसी नेट क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो तो इट इज नॉट लाइक कि आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ानी है, तो आपको ग्रेजुएशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने पड़ते हैं कुर्नो बर्ट्रेंड पे, स्टेकलबर्ग पे, तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने कुर्नो की बना दिया, मेरी नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द बर्ट्रेंड्स। तो इट इज बेटर कि डोंट थिंक कि अगर हम यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम बस थ्योरेटिकल और बेसिक कर लें, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करवानी पड़ती है, तो उसमें कुर्नो बर्ट्रेंड के अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और इट इज योर चॉइस कि आपको क्या अच्छा है करना है नहीं करना, बट आई विल सजेस्ट कि आपको आनी चाहिए ना। बट चैम्बरलिन मॉडल वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दो फर्म अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, मोनोपोली प्राइस को चार्ज करती हैं। अब यहाँ पर ये इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, यहाँ पे ये करती है अपने प्रॉफिट को, हर एक फर्म, यहाँ पे इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जो एक्ट करते हैं हम मोनोपोली प्रॉफिट। आई होप यही चीजें हैं, इन्हीं पॉइंट को अगर आप क्लियर रख लेते हैं चैम्बरलिन और कुर्नो को, तो आप यूजीसी नेट में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो से, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं पूछा जाता, सारे मैंने A to Z आपको कवर कर दिए हैं। और बेटर है आप जो भी रीड कर रहे हो उसको करें, प्लस ये भी आप पॉइंट्स माइंड में रखें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द न्यूमेरिकल मॉडल ऑफ बर्ट्रेंड, देन स्टेकलबर्ग। I will also show the numerical portion of these topics. So thank you. तो बस इसमें यही लास्ट चीज, ये मैं बहुत बारी बोल चुकी, चैम्बरलिन मॉडल एम करता है जॉइंट इंडस्ट्री के प्रॉफिट को, और यहाँ पे कोल्यूजन नहीं होता, विदाउट कोल्यूजन होता है। ये कोई आप
सी में सहमति नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम कोलिजन करेंगे, वैसे ही हो रही है क्योंकि ये क्लेवर है, वैसे ही। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर किस पे हो तो यू कैन सजेस्ट, यू कैन कमेंट, so I will try to cover that in the next video. Thank you, have a great day, goodbye.